स्टार्ट करते हैं सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेके दो रिएक्शंस हैं, एक SN1 है और दूसरा क्या है SN। ठीक है, इनको हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा स्लो जाएंगे, ज्यादा जल्दीबाजी में कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और आप लोगों को कोशिश करेंगे सारी चीजें समझ में आती रहे। देखो, न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जनरली एक हम लोगों के पास में RX टाइप का कंपाउंड होता है, RX। इस पे कोई भी NU माइनस आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इज RNU प्लस X माइनस निकल जाता है। समझ आया? ये X जो है, देखो X जो है वो क्या है, X माइनस क्या है, X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। यस और नो? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये बता दो मुझे। थोड़ा सा डिस्कशन किया था हम लोगों ने। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कोई भी चीज जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करे। ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, है ना? तो जनरली न्यूक्लियोफाइल्स क्या थे, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये भी डिस्कशन किया था ना हम लोगों ने। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। जनरली इलेक्ट्रॉन रिच रहते हैं, तो इन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जनरली नेगेटिव चार्ज वाले ही होते हैं। तो देखिए, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब समझ लेना, एक को हटा के दूसरा रख देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो एक्स है वो तुम लोगों के सिलेबस में लिमिटेड है, ये बहुत सारा नहीं हो सकता। आप लोगों के सिलेबस में ये जो एक्स है वो कुछ ही चीजें हो सकता है, कुछ ही चीजें मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि आप लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हो, हेलोजन कंपाउंड्स का पढ़ रहे हो। तो दिस एक्स कैन बी FCl, Br और I। न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होंगे वो हम अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है ना, ये दो मैकेनिज्म से होता है। होने को तो कई सारे मैकेनिज्म से होता है, लेकिन आप लोगों के लिए दो तरीके का मैकेनिज्म से रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। तो इसके होने के दो मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर मैं मैकेनिज्म्स की बात करूं इस रिएक्शन के, तो वी हैव टू, वन इज SN1, अनदर इज SN2। ठीक है। SN1 को हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे यूनिमोलिकुलर बाई मॉलिकुलर से क्या मतलब है, मतलब सिर्फ इतना है कि यूनिमोलिकुलर में मॉलिकुलरिटी कितना होता है, 1। इसमें जो मॉलिकुलरिटी है या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना होता है, बाई मॉलिकुलर में होता है 2 और यूनिमोलिकुलर में होता है 1। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, 1। अब ये ऑर्डर 1 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। समझ आया? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप का रिएक्शन जो होता है वो होता है SN1 रिएक्शन। क्या होता है SN1 रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये रिएक्शन होता कैसे है उसको हम लोग थोड़ा सा भी समझेंगे। फिर हम समझेंगे SN2 कैसे होता है। फिर हम लोग समझेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स, SN1 में कहाँ पे रिएक्शन SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा, क्या क्या चीजें रहती है। धीरे धीरे करके वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास में एक RX था और हमने रिएक्शन किससे करवाया, एक न्यूक्लियोफाइल से करवाया, प्रोडक्ट क्या बना, RNU बना प्लस X माइनस निकल गया। ये रिएक्शन जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। SN1 में क्या होता है, पहले स्टेप में ये जो RX है वो टूटता है और क्या बनाता है, R प्लस प्लस X माइनस। अपने आप से टूट जाएगा। अपने आप से क्यों टूटेगा, क्योंकि ये जो R प्लस बन रहा होगा वो स्टेबल बन रहा होगा, यानी इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। इस वजह से ये अपने आप से टूट जाता है। समझ आया? स्टेप 2 में क्या होता है, हम इसको भी जब एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। ठीक है।
स्टेप टू में क्या होगा, जो आर प्लस बना है उसके साथ में एन यू माइनस रिएक्शन कर लेता है और आर एन यू बना लेता है। तो दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है ना? किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में। अभी आप बताइए, ये इसका टूटने वाला जो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा या इन दोनों को आपस में कंबाइन करना स्लो स्टेप होगा? मुझे स्टेप वन और स्टेप टू में से ये आंसर कीजिए विच इज द स्लो स्टेप। आपको क्या लगता है? आंसर करो जल्दी से। आपको कौन सा वाला स्टेप लगता है स्लो होगा, कौन सा वाला स्टेप लगता है फास्ट स्टेप होगा? ये आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखो, ऐसे सोचिए कि ये जैसे ही ये एक्स माइन ये एन यू माइनस है ना, वो तो आर प्लस के बनने का वेट कर रहा है। जैसे ही बनेगा तुरंत से झपट्टा मारेगा, तुरंत से रिएक्शन करेगा। लेकिन ये तो धीरे धीरे टूट रहा होगा ना, तो इसके टूटना जो है वो कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है। और आपको याद होगा किसी रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन द फर्स्ट स्टेप। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स। अगर इसको कांस्टेंट को आप हटाएंगे तो रेट विल बी इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स। तो इसका ऑर्डर कितना आया? ऑर्डर आया वन। इसलिए इसको हम लोग क्या बुला रहे थे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुला रहे थे। समझ में आया? ऑर्डर कितना निकल के आया? वन निकल के आया। ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन का रेट जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है? आर एक्स पे डिपेंड करता है। देखो, दो रिएक्टेंट थे, एक आर एक्स था और एक एन यू माइनस था। क्या रेट एन यू माइनस पे डिपेंड करेगा? आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? आर एक्स पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस रिएक्शन का रेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? एल्काइल हैलाइड। नोट करके हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं नोट करके? इन एस एन वन रिएक्शन rate is independent upon concentration of न्यूक्लियोफाइल। किस पे डिपेंड नहीं करता? न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप जितना भी मन करे न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा, फ्लो स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकटाइन फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रहा है? इन द स्लो स्टेप वी आर फॉर्म्ड विद द कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन बन रहा है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। देखो, आर एक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आर एक्स में दो चीजें हैं, एक आर है और एक एक्स। हम बातें करेंगे आर कैसा होना चाहिए। आर होना चाहिए जो स्टेबल कार्बोकटाइन दे सके। एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स को क्या करना है आप मुझे बताइए। एक्स निकल के जा रहा है। एक्स क्या कर रहा है? निकल के जा रहा है। तो जितना आसानी से एक्स निकल के चला जाएगा उतना बेटर रहेगा। एक्स निकल के कब जाएगा? जब ये एक्स माइनस स्टेबल होगा। आर कब बनेगा? जब ये आर प्लस स्टेबल होगा। तो दोनों को सेम तरीके से हम लोगों को सोचना है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। फिर कार्बोकटाइन बनता है। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या ऑर्डर होगा बताइए इसमें? और सी एस थ्री प्लस कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा या सी एस थ्री प्लस ज्यादा स्टेबल होगा? थोड़ा जल्दी से आंसर किया करो। विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल हियर? कौन ज्यादा स्टेबल होने वाला है? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट जो है वो 3 डिग्री वाले केस में ज्यादा होगा, 2 डिग्री वाले केस में कम होगा, 1 डिग्री वाले केस में और कम हो जाएगा। तुमसे पूछे इसमें, इसमें इन दोनों में विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड एस एन वन रिएक्शन? बताइए, इन दोनों में कौन रिएक्टिव होगा? तो ये वाला जो हाइड्रोजन कंपाउंड है इसका कौन सा डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है? 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है? 2 डिग्री। विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव? 2 डिग्री।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिग्री तो हम लोग पहचानना जानते हैं। जो 2 डिग्री पे होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो 1 डिग्री पे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये होगा कि इन केस ऑफ हेलोजन एक्स के बारे में बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन। जो हेलोजन है वो कितना आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। अगर वो जल्दी से चला जाएगा, अगर वो जल्दी से चला जाएगा तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। अगर वो बोले कि हम निकल के नहीं जाएंगे तो क्या कार्बोकैटायन बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो क्या रिएक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो वो भी निकल के जाना चाहिए। लीव कब करेगा? लीविंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा जल्दी से एक्स माइनस छोड़ के चला जाएगा। अब बताइए नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज? आई पे। आई पे। देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था चार्ज के स्टेबल होने के लिए? जानवी, क्या डिस्कस किया था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? चार्ज डेंसिटी। क्या बताया था? स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जितना कम होता है ना उतना ज्यादा स्टेबल होता है कोई भी चीज। चार्ज डेंसिटी कम मतलब अगर साइज इंक्रीज करता है तो चार्ज डेंसिटी कैसा हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज, देन द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये तो आपको बिल्कुल सोच समझ के रखना है। चार्ज डेंसिटी तो वेरी मच यूजफुल। तो यहाँ पे बताइए चार्ज डेंसिटी अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो आई माइनस का सबसे कम होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एफ माइनस का चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल होगा। बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? आई माइनस। तो आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज मोर रिएक्टिव, ऐसे बना दे तो आप बोलेंगे जहाँ पे बी आर लगा हुआ है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सी एल वाला कम होगा, और एफ वाला और कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और क्वेश्चन है तो आप लोगों से पूछूं, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बताइए? CH3, CH2Cl, और एक हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव? थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर बाई चांस ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं क्या? विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव हियर? जल्दी से बताइए कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो देखो आपको क्या करना है, इसको हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा के देखना है। इसको हटा के पॉजिटिव लगाए, इसको लगा हटा के पॉजिटिव लगाए। जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। तो बताइए कौन से केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? पहला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला? ए और बी, जल्दी से बताओ। विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ ए एंड बी? विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ ए एंड बी? बताइए ना सर। तो बी में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो उसमें जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसके जैसे ही, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें बताना एसिड लिखा होता है मैंने, CH3 CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होता आउट ऑफ ए एंड बी? ए। इनमें कौन रिएक्टिव होता? ए और बी में ए। ए क्यों रिएक्टिव होता जल्दी से बताओ? वाई ए इज मोर रिएक्टिव? ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों रहने वाला है? क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर लिया। हाँ सर ने ऐसा पूछा तो अब दोबारा पूछ रहे हैं तो ऐसा होगा। आंसर बताइए तो वजह क्या है? यहाँ पे ये क्लोरीन रेजोनेंस करेगा,
जब ये रेजोनेंस करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम पार्शियल डबल बॉन्ड। ड्यू टू रेजोनेंस दिस बॉन्ड इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हैलोजन का रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। इफ इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो नहीं होगा रिएक्शन। रेजोनेंस किसका करने को बोला था? पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हेलोजन का खुद का रेजोनेंस हो गया तो अच्छी बात नहीं है, फिर तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी वजह से बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, आपसे पूछे विच इज मोर रिएक्टिव, CH3 CH2 Cl और क्लोरोबेंजीन, विच इज मोर रिएक्टिव सर? जल्दी से आंसर करो। आउट ऑफ दिस टू विच इज मोर रिएक्टिव? CH3CH2Cl। CH3 CH2 Cl। क्लोरोबेंजीन कम रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, दिस इज ऑल्सो अ पार्शियल डबल बॉन्ड, यस सर। दिस इज ऑल्सो अ पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। हालांकि हेलो और इंस को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी के लिए ये समझ में आना जरूरी है। तो ये समझ में आ गया SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकटाइन, दूसरे स्टेप में क्या बनता है, प्रोडक्ट। और रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूटी ऑफ कार्बोकटाइन पे। ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन ज्यादा रेट, सॉल्यूटी ऑफ कार्बोकटाइन मतलब 3 डिग्री में ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, सबसे कम किस में होगा, CH3X के केस में। और एक्स पे कैसे डिपेंड करेगा, F से ज्यादा होगा Cl, उससे ज्यादा होगा Br, उससे ज्यादा होगा I। दो बातें आपको याद रखनी थी। तीसरी बात याद रखनी थी, रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर सेम रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से। अगर SN2 मैकेनिज्म से होती है तो कैसे होगी, ठीक है। तो सेम रिएक्शन सेम ही है। वी हैव RX, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, RNU बनेगा और X माइनस निकल जाएगा। ये रिएक्शन दूसरी मैकेनिज्म से हो सकती थी, विच इज SN2। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, RX के साथ में अटैक करता है, NU माइनस अटैक करता है किस पे, R पे अटैक करता है। अब R पे अटैक करेगा तो क्या होगा सर, ये R फॉर द टाइम बीइंग ये NU से भी जुड़ा रहता है और ये X से भी जुड़ा रहता है, X से जुड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत ये किससे जुड़ा हुआ है, NU से भी जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, वी कॉल इट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड, दिस ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन हैज फॉर्म्ड कितना बॉन्ड, 5 कोवलेंट बॉन्ड। ये 5 तो तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे ना, मैं दिखाता हूँ। ये R ना, ये कम से कम CH3 तो होगा ही ना। अब ये सोचिए CH3 है तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ, एक इधर 4 और एक इधर 5। समझ आया, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, कार्बन की कोवलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो ये तो इसकी औकात से बाहर बात चली गई ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तुरंत से टूटेगा। क्या बनाएगा, RNU और X माइनस निकल के भाग जाएगा। ठीक है, समझ आया। RNU बनेगा और कौन निकल के भाग जाएगा, X माइनस निकल के भाग जाएगा। समझ आ रहा है सभी लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ, आंसर में यस और नो। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप्स में से मुझे बताइए स्लो स्टेप कौन सा होगा। तो स्लो स्टेप कौन सा होता है, ट्रांजिशन स्टेट का बनना। जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये तो तुरंत से डिकम्पोज करेगा, क्योंकि वो कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड बना है, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनी है। ठीक है, तो रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा,
रेडली के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन यू माइनस, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। आर एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर कितना है? इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, तो वन प्लस वन कितना हो गया? वन प्लस वन इज 11। तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? 11th ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड है ना, वन प्लस वन इज टू। ऑर्डर कितना हुआ? सेकेंड ऑर्डर। इसलिए लोग इसको क्या बुला रहे थे? SN2 रिएक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो रेट जो है वो कैसा होगा? रेट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये CON समझ में आएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। जबकि SN1 रिएक्शन में ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था? एल्काइल हैलाइड पे, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इस रिएक्शन को ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो शॉर्टकट में, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्या था? RX था, ध्यान से समझना, मजेदार तरीका बता रहा हूँ। एक इसको न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है? तो ये आर ना, ये आर जो है, ये है एक बॉस, ठीक है सर? आर क्या है? एक बॉस है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। ये जो है एक्स, ये जो है वो इनकी वाइफ, हमने ऐसे बना दिया, ठीक है? चलिए, एक्स क्या है? इनकी वाइफ है। ये जो NU माइनस है, ये बॉस क्या करते हैं? कहीं ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे ये मैडम काम करती हैं, ठीक है सर? अब हुआ क्या कि धीरे धीरे बॉस की मैम से बातें स्टार्ट हो गई, ठीक है सर? ये बॉस है। अब फॉर द टाइम बीइंग वाइफ तो है ही, साथ साथ में किससे बात करते हैं? मैडम से, ठीक है? अब क्या हुआ, मैडम को पता चल गया, कैसे, सॉरी उसको वाइफ को पता चल गया कि ऐसी कोई बात है। तो क्या होगा? क्या होगा सर? वो एक लेके आ गई कि इस पे करो साइन, या तो हम रहेंगे या वो रहेंगे। तो बॉस ने क्या, ठीक है तुम जाओ, हम तो मैडम के साथ रहेंगे। तो दिस इज व्हाट SN2 रिएक्शन है। समझ आया? फॉर द टाइम बीइंग बॉस दोनों के साथ में, और वो जो स्टेट होगी वो कैसी होगी सर? तो वो होगी हाईली अनस्टेबल स्टेट। अब इसको ना, इससे हम इसको रेट को भी समझ सकते हैं, सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। समझ आया? अब बताओ दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा वाला है? तो बातें तो बहुत धीरे धीरे हुई होंगी, जिस दिन पता चला होगा उसी दिन सब। तो दिस इज अ वेरी फास्ट स्टेप। और ये कैसा है? ये स्लो स्टेप होता है। अब रेट जो है ना वो सब पे डिपेंड करेगा, बॉस पे डिपेंड करेगा, बॉस पे भी डिपेंड करेगा, वाइफ पे भी डिपेंड करेगा। वो बोले हम नहीं जा रहे छोड़ के, तो प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैडम पे भी डिपेंड करेगा कि उनको कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। समझ आ रहा है? तो सारी चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन। एल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? इस रेट को ना अभी हम एक्चुअल बात समझने से पहले ऐसे समझते हैं, आप लोग कॉमन एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो ये कार्बन है, ये CH3X। दूसरा है हम लोगों के पास में, अ, दूसरा है, हमने एक H को रिप्लेस कर दिया किससे? R से। ये 1 डिग्री बन गया,
फिर एक और एच को हम रिप्लेस करेंगे अभी आर से। ठीक है सर, तो ये कैसा बन गया, 2 डिग्री बन गया। अब एक और एच को रिप्लेस करेंगे आर से, तो कैसा बन गया, 3 डिग्री बन गया। ठीक है सर, एक और आर इधर आ गया, एक आर इधर, एक आर इधर। आपको बताना है इन ऑल द केसेस किसको आना है, न्यूक्लियोफाइल को आना है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो मैडम थी उसको आना है। ये कौन है, ये बॉस है। कार्बन जो है ये कौन है, ये वाइफ है। तो बॉस और वाइफ को हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, ये जो है अभी ना सब बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। क्यों सर, अभी किसी का कंसंट्रेशन लैक नहीं कर रहा होगा ना। अब नहीं कर रहा किसी का लैक। अब कुछ इधर उधर कोई नहीं कर रहा है। देखिए, ये कौन है, ये जो आर है, ये जो है वो इनके 3 बच्चे हैं सर। ठीक है, 3 एच, बहुत छोटे छोटे हैं ना। ये आर जो है वो एक फैमिली मेंबर हो गया, मान लो इनके पापा हैं। और ये 2 बच्चे हैं। ये 2 आर हैं, 2 फैमिली मेंबर हो गए, मान लो एक पापा है, दूसरे क्या है, एक बच्चा है। अब घर पे यहाँ पे पापा चाचा ताऊ सब है। तो ये बताओ कि कौन से वाले केस में मैडम जो है वो आसानी से मिल पाएगी बॉस से, फर्स्ट में या लास्ट में। सभी लोग आंसर करो जल्दी से, कहाँ पे आसानी से हो सकता है, बताओ। अब क्यों शर्मा रहे हो सर, तो कौन सा वाला केस होगा, फर्स्ट वाला। बच्चों को तो टॉफी बांट देंगे सर, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब पापा मिलेंगे तो 4 सवाल पूछेंगे, और जब 2 हो जाएंगे तो 4 की जगह 10 सवाल पूछेंगे, और ये 3 हो जाएंगे तो सवाल ही सवाल पूछेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मिलने के चांसेस हो गए कम। सबसे ज्यादा रेट किस में हुआ, इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। ये सबसे ज्यादा रेट किस में होता है सर, CH3X। फिर होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और फिर होता है किसमें, 3 डिग्री में। समझ आया क्या, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो रिवर्स ऑर्डर आ गया। जो SN1 का ऑर्डर था वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था। जो SN2 का ऑर्डर है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री में SN2 रिएक्शंस नहीं होते हैं। 3 डिग्री में नो SN2 रिएक्शन। ऐसे ही 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पे अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। अब इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है उसको आप ये समझिए, कि अगर इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, बल्कीनेस ज्यादा होगा ना, जैसे हम लोग एक पापा या 2 हम लोगों ने बल्की ग्रुप लगाया, 3 बल्की ग्रुप लगाया, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, लेकिन जैसे बल्की ग्रुप आएगा वो एक साइड को ब्लॉक कर देगा, इधर से अब न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। ये चांसेस है। दूसरा बल्की ग्रुप लगाया उसने, इधर से तो ब्लॉक किया, इधर से ब्लॉक किया, अब एक ही जगह बची इधर से। एक और बल्की ग्रुप लगाया तो उसने सब जगह से आना बंद कर दिया। इधर तो मैडम है, इधर तो वाइफ है ही, वो वैसे भी नहीं आने देगी। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, तो जैसे जैसे बल्कीनेस इंक्रीज होती है, ऐसे ऐसे रेट टुवर्ड द SN2 रिएक्शन कैसा होता जाता है, कम होता चला जाता है। आई होप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। आंसर में यस और नो, ठीक है। तो इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, द रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इट इज द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। जितना बल्की ग्रुप होगा उतना रेट कैसा होगा, कम होगा। अगर ग्रुप छोटा है तो रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इसी वजह से ऑर्डर क्या आएगा, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन के केस में रेट कैसा होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैटर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप को तो वहां भी निकल के जाना था, और लीविंग ग्रुप को तो यहाँ भी निकल के ही जाना है। वही जो एक्स माइनस था वो तो उधर भी निकल के जा रहा था, एक्स माइनस जो है वो तो इधर भी निकल के ही जाएगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग एबिलिटी ऑफ द ग्रुप। तो F माइनस से ज्यादा रिएक्टिव होगा Cl माइनस, फिर होगा Br माइनस, और फिर होगा I। दोनों ही केसेस में रिएक्टिविटी ऑर्डर यही आता है। ठीक है,
जैसे आपसे पूछे विच इज मोर रिएक्टिव, अभी जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे आप लोगों से, ये हो गया और ये हो गया, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव हियर? बताइए पहला क्वेश्चन। तो पहला वाला कितना डिग्री है? 1 डिग्री। दूसरा वाला कितना डिग्री है? 2 डिग्री। 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ आया? आपसे पूछे विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, Cl, Br, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? बताइए जल्दी से। विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव इन दिस केस, ए और बी? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा सर? आंसर करो सब लोग। इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, बी। ए और बी में इधर वाले में बताना है सर, Cl और Br में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? Br ना। FCl Bri में तो ऑर्डर सेम है, हर जगह पे उल्टा ऑर्डर मत सोचो, SN1 SN2 का। डिग्री के केस में रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, अगर हेलोजन की बात करें तो द सेम ऑर्डर इज विच इज इन केस ऑफ SN1 SN1 SN2 का ऑर्डर सेम है। इफ यू टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ द, सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट द लीविंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन, ठीक है। इसमें भी सेम ही रहेगा, जैसे आपसे पूछो इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, CH3 CH2 Cl, और था CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? तो इसमें भी यही ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड्स है तो यहाँ पे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, इसको मैं ज्यादा डीप में जाकर डिस्कस करना नहीं चाह रहा, तो ये वैसे बहुत स्पेशल केस हुआ करते हैं ऐसे केस। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, क्योंकि आपको उतना स्पेशल करके उसको कुछ नहीं पूछ। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? आपको सिर्फ इतना ही समझना है। फोर्थ में जैसे मैं आपसे वही सेम क्वेश्चन रिपीट करूँ जो हमने SN1 में रिपीट किया था। आपसे पूछे CH3 CH2 Cl है, और CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl है, विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव आउट ऑफ ए एंड बी? आंसर कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा यार बी में से? तो यहाँ पे ए ही होगा। रेजोनेंस हो रहा है इसका, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, तो ये बॉन्ड, ये निकल के जाने के इसके चांसेस कम हो गए ना। यहाँ पे कैसा है, इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू, कई बार लिख चुका हूँ मैं, और मुझे पूरा भरोसा, जब मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा अब इसको गलत आंसर किया करोगे हर बार। इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है। एक और पांचवा क्वेश्चन वही सेम रिपीट कर रहा हूँ। आपसे पूछे विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, फ्लोरोबेंजीन और CH3 CH2 Cl? बताइए विच इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ ए एंड बी? कौन रिएक्टिव होने वाला है ए और बी में से? विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव आउट ऑफ ए एंड बी? जल्दी से बताइए सर। तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे भी बी ही होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कैसा होने वाला है? अगेन द सेम लॉजिक फिर से लिख रहा हूँ एक बार और। इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये कॉमन आंसर रहने वाला है, इतनी बार लिख चुका हूँ। वैसे इसकी बार इसलिए लिखा है कि आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ठीक से कर पाएंगे। तो ये मुझे समराइज कर दीजिए SN1 SN2 रिएक्शन को। यहाँ पे लिखते हैं SN1, यहाँ पे लिखते हैं SN2, क्या क्या डिफरेंस है उनको लिखते हैं। ठीक है, देखिए SN1 में ऑर्डर कितना होता है? इट इज फर्स्ट ऑर्डर। और SN2 कैसा होता है? इट इज सेकेंड ऑर्डर। सबसे पहला बात, SN1 में क्या होता है? इट इज अ डबल स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में पूरा होता है। और SN1 क्या होता है? इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है। SN1 में क्या होता है? कार्बोकटायन इज फॉर्म। और SN2 में क्या होता है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है। SN1 में रेट जो है डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। SN2 में क्या होता है?
rate depends upon concentration of alkyl halide as well as nucleophile। समझ में आया? इसमें जो रेट का ऑर्डर होता है इन केस ऑफ SN1 क्या होता है बताइए? रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। So which is going to be 3 degree, 2 degree, 1 degree minimum in case of CH3H। यहाँ पे क्या होता है in case of SN2? Can you people tell me क्या होता है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है सर? ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और ट्रांजिशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करता है? मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इंटरेंस। इसलिए रेट का ऑर्डर क्या होगा? CH3X में सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है सर? इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर फैक्टर टू डिस्कस? एक और बात है जो हमें करनी है, वो है क्या? इन केस ऑफ SN1 rate is directly proportional to leaving ability of X। इसके प्रोपोर्शनल होता है X के लीविंग एबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर? यहाँ पे भी रेट कैसा होता है? यहाँ पे भी रेट कैसा होता है? इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ X। यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? F माइनस से ज्यादा होगा Cl माइनस, फिर होगा Br माइनस, फिर होगा I माइनस। उधर भी ऑर्डर क्या रहता है? उधर भी ऑर्डर सेम रहता है। यहाँ पे भी ऑर्डर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो हेलोजेंस के केस में द ऑर्डर इज सेम इन द बोथ केसेस। ठीक है? तो ये समरी हो गया SN1 और SN2 रिएक्शन का जो हमने डिस्कस किया आज। समझ आया सर नहीं आया ये बताओ मुझे आप लोग। समझ आ गया?